हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू स्वॉर्ड इंपीरियल सिटी के साथ साथ एंशिएंट सिटी को भी डिस्ट्रॉय करते हुए डैनलॉन्ग सिटी की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन क्योंकि एंसेस्टर ज़ू ने दो सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अकामी के ऊपर लगाई गई 5 स्पिरिट क्लॉक सील्स में भी क्रैक्स आ चुके थे, जिसका फायदा उठाते हुए अकामी ने भी वहाँ पे खुद को आजाद करवा लिया था। और एंसेस्टर ज़ू के पहुंचने से पहले ही उसने अपने डिमोनिक बैट्स के साथ मिलकर डैनलॉन्ग सिटी के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचा दी थी। और उस खतरनाक तबाही को रोकने के लिए सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे आ चुके थे, जो कि वहाँ पे अकामी के साथ फाइट करते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है एंसेस्टर ज़ू की, जिन्हें देखकर अकामी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ सिटी लॉर्ड को बेवकूफ बनाते हुए कहती है कि मुझे ड्रैगन अभ्यास से आजाद करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है। और ये कहकर अकामी सिटी लॉर्ड को एंसेस्टर ज़ू के खिलाफ भड़का कर खुद अपनी जान बचाते हुए जल्दी से वहाँ पे रफू चक्कर हो जाती है। जबकि सिटी लॉर्ड ने भी अपनी डैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसे एंसेस्टर ज़ू ने अपनी सिर्फ एक ही चुटकी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे अकामी के बुरे इरादों के बारे में भी पता चल चुका था। इसलिए एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे ड्रैगन अभ्यास के अंदर जाते हुए अकामी और उसके डिमोनिक बैट्स के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे अकामी तो लाइफ सेविंग स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से खुद को बचा लेती है, पर उसके डिमोनिक बैट्स वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाते और वो सभी के सभी वहाँ पे मारे जा चुके थे। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 5 स्पिरिट क्लॉक फॉर्मेशन वाली जगह का सीन दिखाया जाता है और उस स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर अभी तक भी पांचों के पांचों स्टोन्स घूम रहे थे, जिन्हें वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के आगे बैठा हुआ एक कल्टीवेटर मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। और ये कल्टीवेटर भी एम्परर ज़ोन के 5 खास डिसेबल्स में से एक था, जिसका काम था वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन की रक्षा करना। इसलिए वो कल्टीवेटर अपना पूरा का पूरा ध्यान वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर ही लगा के बैठा हुआ था, ताकि वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो सके। पर अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर डार्क ऑरा फैलना शुरू हो चुका था, जो कि वहाँ पे उस 5 स्पिरिट क्लॉक फॉर्मेशन की पावर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा था। और इस बात का एहसास वहाँ पे बैठे हुए इस कल्टीवेटर को भी हो चुका था। इविल डिमोनिक लेडी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम पिछले हजारों सालों से यहाँ पे खुद को आजाद करवाने के लिए लगातार इसी तरह से मेहनत करते हुए आ रही हो, लेकिन आज तक तुम्हें कभी इसका फायदा हुआ है जो आज होगा? पर तुम्हारी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ कि तुम बार बार कोशिश करने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे बैठे हुए ये सब कह ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि उस स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर डार्क ऑरा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और किसी भी समय वहाँ पे पूरी तरह से वो स्टोन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे एक बार फिर से शौक देना ही होगा। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के अंदर ही डाल दिया था और अपनी क्लियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क ऑरा को वहाँ पे पूरी तरह से स्टोन फॉर्मेशन से हटाने लगा था। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर पड़ रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वो डार्क ऑरा वहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर से हटने लगा था। और देखते ही देखते उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन फॉर्मेशन को वहाँ पे पूरी तरह से उस डार्क ऑरा से आजाद करवा दिया था। लेकिन जहाँ पहले वो डार्क ऑरा पूरी तरह से खत्म हो जाया करता था, पर आज वो डार्क ऑरा बहुत ही अजीब तरीके के साथ उस स्टोन फॉर्मेशन से हटने के बावजूद भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा था। और वो दोबारा से वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर भी जाने की कोशिश करने लगा था, जिसके चलते उस कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल ऑरा भी उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था। और इस तरह जैसे जैसे वो दोनों स्पिरिचुअल ऑरा आपस में टकरा रहे थे, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो देखकर तो पहले उस कल्टीवेटर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अचानक से ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी मौत से डर लगना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी तुम्हारा मुकाबला करने से पीछे नहीं हटने वाला। आज हम दोनों में से किसी एक की मौत तो होके रहेगी। और ये कहते हुए वो कल्टीवेटर अभी वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन की तरफ पलटा ही था कि तभी उसे वहाँ पे अपने छोटे भाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। वो दूर से चलाते हुए अपने बड़े भाई से कहता है, बिग ब्रदर, आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है? आप ठीक तो है ना? पर अभी वो वहाँ पे चिल्लाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते उस स्टोन फॉर्मेशन के अंदर 3 लॉक्स तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि तीनों सिटीज को रिप्रेजेंट करते थे। पहली स्वॉर्ड इंपीरियल सिटी, दूसरी एंशिएंट सिटी और तीसरी डैनलॉन्ग सिटी। वहीं उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर का भाई भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर तो एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो स्टोन फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो वो कल्टीवेटर वहाँ पे पलटकर अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? और ये एंशिएंट सिटी, स्वॉर्ड इंपीरियल सिटी और डैनलॉन्ग सिटी की फॉर्मेशंस के साथ क्या हुआ? अचानक से इन तीनों सिटीज की फॉर्मेशन एक साथ डिस्ट्रॉय कैसे हो गई? जबकि हम देखते हैं कि उस स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर से अभी तक भी वो डार्क ऑरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया था। तभी उस कल्टीवेटर का छोटा भाई आगे बढ़कर उसे वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहता है, पहली 2 सिटीज के ऊपर तो किसी मिस्टीरियस पावरफुल कल्टीवेटर ने अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पर उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का था। उसने वहाँ के लोगों को नुकसान नहीं
नहीं पहुंचाया था। पर डैनलोंग सिटी के साथ तो बहुत ही अजीब वाकया हो रहा है। डैनलोंग सिटी की न सिर्फ डैनफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। और ऊपर से डैन सिटी के लॉर्ड को भी बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ पॉइजन देते हुए मारा गया है। और ये कहकर उसका छोटा भाई वहाँ पे अपने बड़े भाई को एक पॉइजनस पिल दिखाता है, जिससे अभी तक भी कामी का वो खतरनाक पॉइजनस सोरा निकल रहा था। जिसे देखते ही वो कल्टीवेटर जिसका नाम टाइको था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि वीटियान लीग का है। इसलिए टाइको गुस्से से वहाँ पे उस पॉइजनस पिल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, वीटियान लीग, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वीटियान लीग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि टाइको को छोटे भाई को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या कहा आपने अभी? वीटियान लीग? पर उन्हें तो ड्रैगन अभ्यास के अंदर 5 स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए ट्रैप करके रखा गया था ना। और भले ही 5 स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन में से 3 फॉर्मेशंस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी तो 2 फॉर्मेशंस बाकी हैं। तो फिर वीटियान लीग के लोग ड्रैगन अभ्यास से बाहर कैसे आ गए? जिस पे टाइको भी वहाँ पे सीरियस होकर स्टोन फॉर्मेशन को देखते हुए अपने छोटे भाई को बताता है कि वैसे तो वीटियान के लोग पिछले हजारों सालों से अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रैगन अभ्यास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार उसमें नाकाम ही हो रहे थे। पर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से वो इसमें कैसे कामयाब हो गए। इसका तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब निकल कर आता है कि कोई बाहर से उनकी मदद कर रहा है, तभी तो वीटियान लीग के लोग उस ड्रैगन अभ्यास को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाए हैं। और ये कहकर टाइको वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, मुझे इस बात का एहसास पहले से ही हो जाना चाहिए था कि कोई बाहर से तुम लोगों की मदद कर रहा है, तभी तो तुम लोग इस 5 स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाए हो। पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे होते हुए तुम लोग अपनी किस्मत को बदल पाओगे? तुम्हारी किस्मत खुद एम्परर ज़ून ने लिखी है, जिसे कोई चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। इवन अगर पूरा का पूरा हेवन भी तुम लोगों के साथ मिल जाए तो फिर भी तुम लोग एम्परर ज़ून के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए तुम लोगों की ये मेहनत तुम लोगों के किसी भी काम नहीं आने वाली। और ये कहते हुए टाइको ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि टाइको की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए उसे सीधा वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के अंदर ही डालना शुरू कर दिया था। जहाँ जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर उस स्टोन फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी लॉक सील्स भी दोबारा से बनती चली जा रही थी। हालांकि ये बस उनकी स्पिरिट फार्म थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीटियान लीग को ट्रैप करने के लिए काफी थी। और जैसे ही वो सीलिंग्स दोबारा वहाँ पे बनती हैं तो हम देखते हैं कि उस स्टोन फॉर्मेशन से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो देखकर तो टाइको का छोटा भाई भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, मेरे बड़े भाई ने सिर्फ अकेले ही स्टोन फॉर्मेशन को दोबारा से रीशेप करते हुए उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। और ये देखकर अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाई अब फॉर्मेशन मास्टरी के पीक पे पहुंच चुके हैं और अब फॉर्मेशन स्टेज में तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इवन मुझे डर है कि वो फॉर्मेशन लेवल के मुकाबले में तो एम्परर ज़ून को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और ये कहकर टाइको का छोटा भाई वहाँ पे अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए कहता है, बिग ब्रदर आपने तो वाकई कमाल कर दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि एम्परर ज़ून आपको इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। आपने तो यहाँ पे अकेले ही 5 स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन को दोबारा से रीशेप कर दिया और ये कमाल का काम करके आपने सिर्फ हमारी सिटी को ही नहीं बचाया बल्कि उसी के साथ साथ पूरे अपर डोमेन को बचा लिया है। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर टाइको भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ पलटते हुए वहाँ पे उसे बताता है कि ये स्टोन फॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और ना ही मैं अकेला इसे ठीक कर सकता हूँ। अभी बस मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेरी तौर पर वीटियान लीग की डार्क पावर्स को सप्रेस कर दिया है ताकि वो हमारे अपर डोमेन में और ज्यादा तबाही ना मचा सके। और मुझे उम्मीद है कि तब तक एम्परर ज़ून उनसे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और ये कहते हुए टाइको वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर उसका छोटा भाई वहाँ पे अपने बड़े भाई से सवाल करते हुए पूछता है, बिग ब्रदर आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? जिसपे टाइको वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने स्पीयर को बाहर निकाल कर अपने छोटे भाई को जवाब देते हुए बताता है कि वो लोग पहली 3 सिटीज को तो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अब उनका अगला टारगेट हमारी सिटी होने वाली है, लेकिन मैं अपनी ज़ेंगुआंग सिटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर टाइको वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए अपने सिटी बॉर्डर की तरफ जाने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे अपने सिटी के दुश्मनों को याद करते हुए कह रहा था, आ जाओ आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा और तुम सभी को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगली बार कोई भी हमारे अपर डोमेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। ये टाइको जैसा भी था, लेकिन एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ज़ेंगुआंग सिटी के पास वाले डेजर्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहा था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे काफी तेज हवा भी चल रही थी, जो कि वहाँ पे उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। लेकिन ऐसा तजू को तो वहाँ पे सबसे कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस वहाँ पे आराम से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जबकि बर्नी क्रो वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखकर ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर ये जगह इतनी ज्यादा सुनसान क्यों दिखाई दे रही है? कहीं हम किसी गलत लोकेशन की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे? मुझे तो इस जगह को यहाँ पे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पे पिछले हजारों सालों से कोई भी ना आया हो। लेकिन बर्नी क्रो की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू उसे वहाँ पे हमेशा की तरह कोई भी जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ पे ज़ेंगुआंग सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बह रही हवा का बहाव भी तेज होता चला जा रहा था। लेकिन उस हवा के बहाव का
वहाँ पे एसएस तजू के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एसएस तजू वहाँ पे बर्निंग क्रो के साथ ज़ैंगवांग सिटी के गेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एसएस तजू वहाँ पे और आगे बढ़ पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे टाइको की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे एसएस तजू का रास्ता रोकने के लिए अपने स्पीयर से वहाँ पे उनके कदमों में अटैक कर दिया था ताकि वो वहाँ पे एसएस तजू का रास्ता रोक सके। और तभी टाइको वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एसएस तजू से कहता है, ये हमारी ज़ैंगवांग सिटी का प्राइवेट एरिया है जहाँ पे सभी के लिए आना मना है, इसलिए तुम जो कोई भी हो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अब टाइको की ये बात सुनकर एसएस तजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निंग क्रो कहाँ पीछे रहने वाला था। वो वहाँ पे सीधे सीधे टाइको को ताना देते हुए कहता है, अगर ये जगह तुम्हारी ज़ैंगवांग सिटी के लिए इतनी ज्यादा खास होती तो तुमने यहाँ पे अपने गार्ड्स को या किसी फॉर्मेशन को सेटअप कर रखा होता, जबकि ऐसा तो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इस सब के बगैर कोई कैसे कह सकता है कि ये जगह तुम्हारी ज़ैंगवांग सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन हम देखते हैं कि टाइको भी वहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एसएस तजू से बात करते हुए कहता है, इमोर्टल फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे जगह पे गलती से आ गए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। और ये कहकर वो अचानक से ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जानबूझकर आए हैं तो गलती से भी अपना एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, क्योंकि अब तुम्हारा बढ़ता हुआ हर एक कदम तुम्हें अपनी मौत के करीब ले जाएगा। अब बताओ ये बेवकूफ धमकी भी किसको दे रहा है, जो कि खुद एक चलती फिरती मौत है। अब टाइको की ये धमकी सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पल के लिए तो चारों तरफ सन्नाटा ही छा के आता। तभी एसएस तजू वहाँ पे स्माइल के साथ अपने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर एसएस तजू वहाँ पे उसके स्पीयर को भी पार करते हुए आगे आ जाते हैं, जो देखकर टाइको भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने गार्ड्स को एसएस तजू को वहाँ पे कहते हुए एरे फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए कहने लगा था। अब अपने मास्टर का यह आदेश सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी गार्ड्स ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर एसएस तजू को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। और एसएस तजू को घेरते हुए उन्होंने वहाँ पे अपने अपने स्पेशल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने अपने स्पेस तक को भी बाहर निकाल लिया था ताकि एसएस तजू वहाँ से भाग ना सके। और इस मौके का फायदा उठाकर टाइको भी वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी को समन करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि टाइको की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्पेशल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए टाइको वहाँ पे डिस्ट्रॉइंग वर्ड नाम के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करने लगा था। और इस अटैक की पावर को बढ़ाने में उसके सभी गार्ड्स भी वहाँ पे उसका पूरा साथ दे रहे थे, जिसके चलते तो वहाँ का पूरा मौसम ही बदल चुका था और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे हेवनली रेवोल्यूशन आ रही हो। जबकि एसएस तजू को देखते हुए तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं है। वो तो अपनी जगह पे स्माइल करते हुए बिल्कुल शांति से खड़े थे और ये बात वहाँ पे टाइको के एटीट्यूड को हट कर देती है। इसलिए टाइको ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी डिस्ट्रॉइंग वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एसएस तजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे एसएस तजू के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और उस ब्लास्ट को देखते हुए टाइको के फेस के ऊपर एक डबल स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि वो एसएस तजू को खत्म करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन जब उस ब्लास्ट से पहला वो समूह खत्म होता है तो एसएस तजू तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे और उनके डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरी ने उन्हें वहाँ पे चारों तरफ से घेर रखा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनका कोई भी अटैक वहाँ पे एसएस तजू के पास भी नहीं जा पा रहा था। और तभी अचानक से एसएस तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को एक झटका देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज होता है कि सभी के सभी गार्ड्स उड़ते हुए वहाँ पे एसएस तजू से काफी दूर जाके रहते, जो देखकर तो बेचारा टाइको भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा इस मामूली से की रिफाइनिंग स्टेक के कल्टीवेटर ने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ मेरी डिस्ट्रॉइंग वर्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएस तजू से कहता है, तो इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, तुम ही हो की रिफाइनिंग स्टेक के वो कल्टीवेटर है जो कि एक एक करके अपर डोमेन की एक एक करके सभी सिटीज की फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। टाइको की ये बात सुनकर एसएस तजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निंग क्रो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी अपर डोमेन की उन सिटीज की मामूली सी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना कौन सी बड़ी बात है। उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए तो मेरे बॉस ने मेहनत भी नहीं की और तुमने अभी तक मेरे बॉस की ट्रू पावर को देखा ही कहाँ है। अगर वो यहाँ पे एक चुटकी भी बजा देते हैं तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल अपर डोमेन भी एक ही झटके में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारा वो एम्परर भी अपनी अपर डोमेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अब अपनी सारी बकवास बातें बंद करो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मेरे बॉस को तुम्हें भी यहाँ पे खत्म करना होगा। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम लोगों का रास्ता छोड़ दूं? तुम लोगों ने हमारी अपर डोमेन की तीन सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ उन तीनों सिटीज को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि मेरे जूनियर ब्रदर्स को भी बहुत ही बुरी तरह से हट कर दिया। तो इसके बावजूद भी तुम लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे इतनी आसानी से जाने दूंगा? ऐसा तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि आज मैं यहाँ पे तुम लोगों से अपने जूनियर ब्रदर्स की मौत का बदला लेने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ना है तो तुम लोगों को मेरी लाश को ही पार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं टाइको आज कुछ भी हो जाए तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये मेरा खुद से और अपने जूनियर ब्रदर से वादा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये बॉस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे इतनी आसानी से तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और ये कहते हुए टाइको ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पास से कुछ फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया था और उन फॉरबिडन फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हुए टाइको ने उन्हें वहाँ पे एसएस तजू के चारों तरफ सेटअप भी कर दिया था, जो देखकर उसके सभी गार्ड्स भी वहाँ
पे एक एक करके उन फॉरबिडन फ्लैग्स के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, जिनसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का डेडली ऑरा रिलीज हो रहा था। पर हम देखते हैं कि एसेटजू तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे। उन्हें तो जैसे वहाँ पे सबसे कोई भी मतलब नहीं था। पर अचानक से एसेटजू अपनी आंखें उठाकर अपने आसपास देखते हैं और उनके सिर्फ आंखें उठाने पर से ही वहाँ पे उनके डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने रिलीज होना शुरू कर दिया था, जो कि वहाँ पे एसेटजू और बनने करो के चारों तरफ एक डिवाइन टोर्नेडो बनाने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पे एक मिस्टीरियस टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जो कि ज़ैंगवांग सिटी से बाहर की तरफ मौजूद था। और अचानक से ही वहाँ पे उस मिस्टीरियस टेंपल में अकामी की एंट्री होती है, जो कि खुद को एसेटजू के खतरनाक अटैक से बचाते हुए सीधा वहाँ पे उस मिस्टीरियस टेंपल में ही पहुंची थी, जहाँ अकामी को देखते ही वहाँ पे एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे अकामी से सवाल करते हुए पूछ रहा था, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था क्या वो पूरा हो गया? जिसपे अकामी भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस मिस्टीरियस पर्सन से कहती है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपके कहे अनुसार मैंने उस पर्सन की सोल का एक टुकड़ा ज़ैंगवांग सिटी की फॉर्मेशन में डाल दिया है। पर मास्टर उस पर्सन की सोल अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिसके चलते अब मुझे नहीं लगता कि उसकी सोल का वो टुकड़ा उस फॉर्मेशन की ताकत को बढ़ा पाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जिसके लिए आपने उसकी सोल का टुकड़ा ज़ैंगवांग सिटी फॉर्मेशन के अंदर डलवाया है वो उसे डिटेक्ट ही ना कर सके। अकामी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुमने अपना काम कर दिया ना, बस यही बहुत अच्छी बात है, बाकी अब सब कुछ मेरे प्लान के ही अकॉर्डिंग चलेगा। ये मास्क वाला कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि वही हेवनली डार्क लॉर्ड है, जिसने पीलू की बॉडी का सैक्रिफाइस देते हुए उसके खून का और उसकी सोल का इस्तेमाल किया था। और असल में अकामी यहाँ पे जिस पर्सन के सोल के टुकड़े की बात कर रही थी वो पर्सन भी कोई और नहीं बल्कि पीलू ही था। हेवनली डार्क लॉर्ड ने जानबूझकर यहाँ पे अकामी के हाथों से पीलू की सोल का एक टुकड़ा वहाँ पे ज़ैंगवांग सिटी की फॉर्मेशन के अंदर डलवा दिया था, ताकि एसेटजू को पक्का यकीन हो जाए कि पीलू की सोल को रिफाइन करने के पीछे एम्परर ज़ोन का ही हाथ था। वाकई ही मानना पड़ेगा, इस हेवनली डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे एम्परर ज़ोन और एसेटजू को आपस में भिड़वाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एसेटजू उस हेवनली डार्क लॉर्ड के प्लान में फंस पाते हैं या नहीं। और यही सब सोचते हुए उस हेवनली डार्क लॉर्ड के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल भी आ चुकी थी, जो देखकर अकामी आगे बढ़कर एक बार फिर से अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है, मास्टर वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर वो पर्सन उस पर्सन की सोल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? इस तरह से तो हमारा पूरा का पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। जिसपे मिस्टीरियस हेवनली अलायंस का वो डार्क लॉर्ड उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहता है, तुमने अभी ज़ू यंग की ताकत देखी ही कहा है, उसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर तो बेचारी अकामी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अगर उसके मास्टर ही किसी की ताकत की तारीफ कर रहे थे तो वाकई वो इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और तभी वो हेवनली डार्क लॉर्ड अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अकामी से कहता है, तुम चिंता मत करो, उस फॉर्मेशन को देखते ही ज़ू यंग को पता चल जाएगा कि ज़ैंगवांग सिटी की फॉर्मेशन के अंदर उसके सेट के ही एक डिसेबल की सोल का टुकड़ा मौजूद है। और ये पता चलते ही ज़ू यंग वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो जाएगा और वो पूरी की पूरी ज़ैंगवांग सिटी का नामो निशान ही मिटा देगा, यानी कि हमारा रास्ता और भी ज्यादा साफ कर देगा। और ये कहकर तो हेवनली डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जहाँ पे उसकी हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि बेचारी अकामी भी उसे सुनकर वहाँ पे डर चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से वहाँ पे ज़ैंगवांग सिटी के बॉर्डर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेटजू के डिवाइन टोर्नेडो ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि उन सभी गार्ड्स के लिए भी वहाँ पे खड़ा रह पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। और इसलिए जल्दी से वो सभी गार्ड्स वहाँ पे एसेटजू को ट्रैप करने के लिए उन सभी फॉरबिडन फ्लैग्स के अंदर अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करने लगे थे, जो देखकर टाइको भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटजू से कहता है, आज तुम्हें उन सारी चीजों की कीमत चुकानी होगी जो तुमने अब तक हमारे अपर डोमेन के साथ किया है। और ये कहते हुए टाइको ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को फॉरबिडन फ्लैग्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि उन सभी फॉरबिडन फ्लैग्स से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली ऑरा रिलीज होने लगा था। और उस डेडली ऑरा ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसेटजू को वहाँ पे घेरना भी शुरू कर दिया था। और यही थी ज़ैंगवांग सिटी की फॉर्मेशन, जिसके अंदर उस डार्क हेवनली लॉर्ड ने अकामी की मदद से पीलू की सोल का एक टुकड़ा डलवा दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे उस डेडली फॉर्मेशन के अंदर से कुछ डिमोनिक हैंड्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि नीचे से ही वहाँ पे एसेटजू के पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर एसेटजू ने वहाँ पे अपने पैर को एक झटका देते हुए उन सभी हाथों को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन एसेटजू ने जितने ज्यादा वहाँ पे डिमोनिक हैंड्स को डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ पे दोबारा वो दुगनी तादाद के साथ अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर बनने क्रो भी वहाँ पे डर के मारे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक घोस्ट फॉर्मेशन है? इसे हम यहाँ पे जितनी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पावर तो यहाँ पे उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जबकि हम देखते हैं कि एसेटजू तो वहाँ पे इस फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देख रहे थे। उन्हें वहाँ पे इस फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। हालांकि ये
पास पीलू की सोल का एक मामूली सा टुकड़ा था जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे उस पावर का अंदाजा हो जाता है। इसलिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर से पीलू की सोल का टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही पीलू की सोल एनर्जी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के हाथों में आती है तो उसे देखकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे हैरान होकर एंसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस क्या ये वाकई पीलू की सोल का एक टुकड़ा है? क्योंकि इस एनर्जी से तो मुझे बिल्कुल पीलू की एनर्जी का एहसास हो रहा है। लेकिन बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि ये कोई उसका सोल का टुकड़ा नहीं है, ये बस पीलू की सोल का एक ट्रेस है। जो सुनकर तो बर्निंग क्रो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। अगर पीलू की सोल का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पे बनाया गया है तो मुझे नहीं लगता हम पीलू की सोल को दोबारा से रीइंकारनेट कर पाएंगे। यानी कि अब चाहे हम जो मर्जी कर ले लेकिन पीलू की सोल को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। अब बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अचानक से ही वहाँ पे पीलू के सोल के टुकड़े को अपने पास ही रखते हुए वहाँ पे टाइको से कहते हैं, तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। वाकई आज तुम्हारे अपर डोमेन को आपने की हुई गलती की सजा चुकानी ही पड़ेगी। और ये कहते हुए एंसेस्टर ज़ू की आंखों में कोल्डनेस आ चुकी थी, यानी कि अब बेचारे आगे टाइको के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। जबकि एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टाइको बहुत ही बहादुरी के साथ अपना स्पीयर लेकर आगे बढ़ते हुए गुस्से से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से कहता है, रिग्रेट तो अब तुम्हें होगा कि तुम्हें हमारे अपर डोमेन में आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहकर जैसे ही टाइको वहाँ पे अपना स्पीयर लेकर एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एंसेस्टर ज़ू ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे डिस्ट्रॉइंग द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू की फिंगर से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि एक पल के लिए तो वहाँ पे सब कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया था। और देखते ही देखते एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी सीधा वहाँ पे जाकर ऊपर आसमान के साथ टकराती है। और इस बीच बेचारे वो सभी गार्ड्स जो कि वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ब खुद ही वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग्स के साथ उड़ते हुए पीछे बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ जा टकराते हैं, जिसके साथ ही उन सभी की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और बेचारा टाइको जो कि एंसेस्टर ज़ू के अटैक के सबसे ज्यादा करीब था, सबसे ज्यादा बुरी हालत तो वहाँ पे उसी की ही दिखाई दे रही थी। इवन हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह पे छोटे छोटे कट्स लग चुके थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि टाइको ने तो अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अपना पूरा दम लगाकर अपने सर को ऊपर उठाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, क्या हुआ अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ साथ मेरी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मेरा सीनियर ब्रदर तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है जिसे तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे और ना ही तुम कभी अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाओगे। और मेरे सीनियर ब्रदर के बाद तो अभी तक एमराजून भी बाकी हैं जो कि हम सभी का बदला तुमसे लेके रहेंगे। और ये कहकर टाइको वहाँ पे अपने मन ही मन में अपने तीनों जूनियर ब्रदर से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज जूनियर ब्रदर्स मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे तुम सभी का ऐसे बदला नहीं ले पाया। और ये कहकर टाइको वहाँ पे अपने मन ही मन में अपने सीनियर ब्रदर को याद करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर अब आपको इससे हम सभी का बदला लेना होगा। जबकि एंसेस्टर ज़ू को तो वहाँ पे उसकी किसी भी बात से कोई भी मतलब नहीं था। वो वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि पीलू की स्पिरिट को तुम लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, जिस पे टाइको भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाकर एंसेस्टर ज़ू को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताऊंगा। और ये कहते हुए टाइको ने गुस्से से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू का पाँव ही पकड़ लिया था। वो अभी भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि एंसेस्टर ज़ू को टच करके उसने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जैसे ही टाइको वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पाँव को टच करता है तो अचानक से ही टाइको की बॉडी में वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही टाइको की स्पिरिट वहाँ पे आजाद होकर अगली और अपर डोमेन की आखिरी सिटी की तरफ रवाना हो जाती है। जिसके बाद हम वहाँ पे एम्परर जोन की आखिरी और सबसे ग्रेट डिसेबल को देखते हैं, जिसका नाम यू ये चैन था। वो वहाँ पे बैठा हुआ आराम से एक लेटर लिख रहा था कि तभी अचानक से टाइको की सोल वहाँ पे उस तक आ पहुंचती है, जिसे देखकर ये चैन वहाँ पे समझ चुका था कि ये टाइको की तरफ से भेजा गया उसके लिए एक इमरजेंसी पैगाम है। इसलिए ये चैन भी जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर उस पैगाम को ही देखने लगा था। जहाँ जैसे ये चैन वहाँ पे उस एनर्जी को टच करता है तो उसके सामने वो एनर्जी एक पोर्टल का रूप ले लेती है और उसके अंदर से ये चैन को वो सब कुछ दिखाई देने लगा था जो कि अभी थोड़ी देर पहले टाइको के साथ हुआ था। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ये भी पता चल चुका था कि एंसेस्टर ज़ू ने टाइको को कितनी बुरी मौत दी है। हालांकि उसे वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू का फेस तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसे वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से अपने ब्रश को अपने टेबल के ऊपर तेज मारता है। और तभी अचानक से ही वो वहाँ पे अपने एक सोल्जर को आदेश देते हुए कहता है, हमारी पूरी सिटी आर्मी को रेडी करो, दुश्मन बहुत ही तेजी के साथ हमारी सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे हमें बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए अपने बाकी सभी साथियों की मौत का भी बदला लेना होगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि ये चैन के फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो भी कहाँ जानता था कि उसकी तरफ जो खतरा बढ़ रहा है वो तो खुद एक चलती फिरती मौत है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।